टोटल वाला चैप्टर और एक संचार व्यवस्था वाला आप मुझे देख लेना, वो लिखने की कोशिश मत करना। मेरे पास शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है इमरजेंसी केसेस में। तो शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर में 20 पन्ने का होता है, वही 20 पन्ना रखे रहोगे, पूरा फिजिक्स आपके हाथ में रहेगा। लेकिन ये है कि भाई वो उसी के काम का है जो पढ़ा है। वो शॉर्ट नोट का मतलब समझ रहे हो ना, शॉर्टकट में लिखा हुआ हर चीज, उसको जैसे पढ़ लोगे ना तो वहाँ पे इतनी बातें नहीं लिखी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि ये बातें बस 2 लाइन में जान जाओगे, याद आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स वो अलग चीज होती है। तो शॉर्ट आप इसलिए बोलते हैं शॉर्ट नोट्स जब प्रोवाइड करा देंगे तो उससे आप रिकॉल कर पाओगे। रिकॉल मतलब ये नहीं कि आ जाएगा, आज नहीं पढ़ोगे तो शॉर्ट नोट में निकाल जाएगा। शॉर्ट नोट उसी के लिए है जो पहले से ऑलरेडी क्या है। तो अभी चीज़ों को सिर्फ सीखने की कोशिश करो, फिर शॉर्ट नोट से आप उसको रिकॉल कर पाओगे, अर्थात रिवाइज कर पाओगे। एग्जाम डिले ही होगा, लगभग लास्ट अप्रैल तक हो या अप्रैल ही मंथ में हो, तो फरवरी मार्च आपके पास 2 महीने बहुत एक्सपेंसिव बचेंगे, जिसमें आप बातों को बार बार रिकॉल करके अपने हर एक टॉपिक को तैयार कर सकते हो। बाकी जिसे कंपटीशन देना होगा, वो जेईई मेंस के फॉर्म भी आ गए हैं, नीट वाले भी फॉर्म आने वाले हैं, और वो सब अपना फॉर्म भर दिया करेंगे। एक चीज़ याद रखना, हमने कई बार बताया, फॉर्म भरा जाता है सिर्फ निकालने के लिए नहीं, निकलेगा तब जब उस काबिल होगे। फॉर्म भरा जाता है अपने आप को चेक करने के लिए कि हम उसकी तैयारी करें कि ना करें। मतलब बाइक की एजेंसी पे हमेशा लेने के लिए नहीं जाया जाता, एक बार इसके लिए भी जाना पड़ता है कि बाइक कितने का मिलेगा, हमारे पास उतना है कि नहीं। अगर उस काबिल है तो फिर तैयारी करें, अगर उस काबिल नहीं है तो हमें फिर अपना डिसीजन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जाम दे दोगे तो आपका एक फ्यूचर क्लियर हो जाएगा कि हमें इंटर बाद करना क्या चाहिए, पढ़ाई छोड़ दें कि तैयारी कर लें, कहीं से BA BSc कर लें, मतलब क्या कर लें वो आपकी काबिलियत यहाँ के राठौर और यहाँ के स्वामी और ओपी नहीं बता पाएंगे, तो कंपटीशन बताएगा। भाई हमसे नमस्ते करोगे तो हम कहेंगे बढ़िया हो, ना ही नमस्ते करोगे एकदम बेकार हो, कुछ नहीं तो रहे हो। टेस्ट होगा, जो जैसे मान लीजिए स्कूल में टेस्ट हो रहा है, ट्यूशन में जो पढ़ाए वो दे देंगे, हमारे ट्यूशन वाले को ला ही नहीं है टॉप पे, कुछ देर हो ही जाओ तुम्हें लागे और कुछ नहीं होता। तो ये माइंड में तो हट जाना, ये समाज जब तुम्हारी इंडिकेशन करे कि तुम बेहतर हो या खराब हो तो जान लेना यहाँ आपके साथ मजाक हो रहा है, गुमराह है, मतलब गलत मैसेज आ रहा है। आपको सही मैसेज जानना है कि हम किस काबिल हैं तो किसी से मत पूछो, वो सिर्फ कौन बताएगा, कंपटीशन में इन्वॉल्व हो, आपका रैंक बताएगा कि हम किस काबिल हैं, और उस हिसाब से डिसीजन लेना कि इंटर बाद क्या करना है। बाकी बहुत लोग इंटर पास किए, वो तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, 2013 हम किए, 13 से लेकर 20 तक में जानते हो हर साल 25 लाख इंटर पास होते हैं, और सब पास हैं और कुछ नहीं। आप भी इसे पास होकर घर पे बैठोगे या तो कुछ करोगे नाम के लिए, BA BSc BTech, होगा कुछ नहीं। तो लाइफ में डिसीजन थोड़ा सही लेना। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलीमर चैप्टर से हमने बताया कि कॉम्पिटेटिव में 1 क्वेश्चन आता है, और बोर्ड लेवल में अगर कटाना होता है तो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बाकी नॉलेज के तौर पे हमें एक छोटा सा चैप्टर रखना होता है। आपको बता दें कि हमारे दैनिक जीवन में पॉलीमर का बहुत बड़ा यूज है, हम लोग पॉलीमर से यूज कर रहे हैं। जैसे कि जो हम लोग कपड़े पहने हुए हैं ये भी पॉलीमर है, जो जूता पहने हो वो भी पॉलीमर है, जो आपकी कंघी घर पे रखी है, प्लास्टिक का बॉटल रखे हुए हैं, जो आपके टायर्स बने हुए हैं मोटरसाइकिल बाइक के, जो गद्दी बनी हुई है, जो आप वॉलेट पर्स रखे हो, जो आपके घड़ी का बेल्ट लगा हुआ है, सब क्या है पॉलीमर, बहुलक। हमारे जीवन में बहुलकों का बहुत उपयोग होता है। इस बहुलक होता क्या चीज है, ये किसी छोटे छोटे चीजों के जुड़ने से बन जाता है। जैसे एक दीवार की बात करें तो छोटे छोटे ईंटों से जुड़कर बना हुआ है, ईंट उसमें क्या कहलाएगा, एक लग मतलब होता है एक मेंबर। अब एक मेंबर को मोनो कहते हैं केमिस्ट्री में, तो मोनोमर, मर का मतलब मेंबर से है, मेंबर माने सदस्य, मेंबर मतलब जानते हो ना, सदस्य 3 मेंबर है 5 मेंबर है, तो मेंबर में लास्ट वाला जो मर है वो मेंबर को शो कर रहा है। और मोनो मतलब केमिस्ट्री एक कहती है, मतलब जिसमें एक लोग रहे उसी को क्या कहेंगे, मोनोमर। जब 2 लोग हो जाते हैं तब तो पॉली हो गए डाइमर। केमिस्ट्री में आप जब बॉन्डिंग कर रहे होगे तो वहाँ बताया जाता है कि ये लोग डाइमर होते हैं। डाइमर मतलब 2 लोग साथ में रहते हैं। जैसे आपको अभी एल्युमिनियम क्लोराइड को ले लो, कक्षा 11 पढ़े होगे, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बनाता है तो अपना डाइमर बनाता है Al2Cl6, डबल के बनाता है, अकेले नहीं, क्योंकि अकेले वो स्टेबल नहीं होता। तो इसका 2 फुट मिलके बनते हैं तो वो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या कहलाएगा, डाइमर।
एक लोग रहता मोनोमर, 2 लोग रहता डाइमर। लेकिन जब बहुत लोग हो जाते हैं तो केमिस्ट्री बहुत को पॉली कहती है। पॉली मतलब बहुत, या उसको हम लोग हिंदी में बहु कहते हैं। तो अच्छा, मोनो का मतलब एक, मर का मतलब मेंबर, एक मेंबर वाले को मोनोमर। ज्यादा मतलब पॉली मतलब ज्यादा, मर का मतलब मेंबर, जिसमें कई लाख लोग जुड़ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो पॉलीमर को हिंदी में बहुलक कहते हैं। लक का मतलब होता लोग या मेंबर, और बहु का मतलब बहुत, बहुत लोग, और एक लक का मतलब एक लोग, मतलब एक पार्ट। तो कोई जिसमें एक मेंबर होगा, एक सदस्य होगा, एक लक, जिसमें बहुत सदस्य होंगे बहुलक। बहुलक कैसे बनता होगा? एक लकों के जुड़ने से बनता है। एक लक आपस में जुड़ जाते हैं और उसी से क्या हो जाता है? बहुलक बन जाता है। अर्थात हम मोनोमर और पॉलीमर को हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। एक लक क्या होता है? किसी भी बहुलक का वह सूक्ष्मतम भाग, किसी भी बहुलक, बहुलक तो बहुत बड़ा होता है, उसका एक सूक्ष्मतम भाग, छोटा सा छोटा भाग जो आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं। बहुलक कौन बनाता है? एक लक ही होते हैं, छोटे छोटे एक एक लक होते हैं, वो आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? बहुलक। तो बताते हैं किसी भी बहुलक का वह सूक्ष्मतम भाग जो आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं, अर्थात जिनका पूरे बहुलक में पुनरावृत्ति होती है, अर्थात हर जगह वही लोग होते हैं और वही लोग आपस में जुड़े होते हैं। तो हर जगह पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आना। जैसे दीवार जोड़ते समय दीवार में एक लक का काम कौन करेगा? ईंटा, और ये ईंटा बार बार आता है, एक ईंटा फिर ईंटा फिर ईंटा फिर ईंटा, इस तरह दीवार बनाया जाता है। अर्थात एक लकों का जिसका पूरे बहुलक में पुनरावृत्ति होती है वही क्या कहलाता है? एक लक। जैसे पॉलीथीन, आपका जो पॉलीथीन आता है वो एक बहुलक है। पॉली लगा ये जानी के, लेकिन पॉलीथीन बना किससे? एथिलीन। केमिस्ट्री में एथिलीन का फार्मूला भी आपको पता होगा, C2H4, या बॉन्डिंग में आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ, ये एथिलीन ही है। किसका? पॉलीथीन। मतलब जो आपकी पॉलीथीन बनी हुई है वो एथिलीन से बनी हुई है। एथिलीन एक गैस होता है। क्या होता है? गैस। तो पॉलीथीन उसके मिलने से बनता है। एथिलीन एक गैस है जो कि हाइड्रोकार्बन्स में आता है, और एथिलीन 2 कार्बन का एल्कीन होता है। इसी के परस्पर जुड़ने से जब ये 10, 20, 50 लाख लोग जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? पॉलीथीन बना लेते हैं, मतलब उसका पॉलीमर हो जाता है। तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, जिसका एक लक है एथिलीन। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा पॉलीथीन किससे बना होता है? एथिलीन से बना होता है। एथिलीन उसका एक लक है, जैसे कि दीवार में ईंटा एक लक है और पूरा दीवार बहुलक है। ऐसे हमारा पॉलीथीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा अणु होता है, उसमें छोटे 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 एथिलीन सब जुड़े होते हैं। तो एथिलीनों के परस्पर जुड़ने से, पॉलीमराइज होने से ही पॉलीथीन बनता है। ऐसे बहुत से पॉलीमर मिलेंगे जो आगे बताएंगे। बहुलक क्या है? एक लकों के परस्पर जुड़ने से बनने वाला बृहद अणु। बृहद का मतलब बहुत बड़ा अणु, जिसमें कि लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग जुड़े, तो ऐसे अणु को हम क्या बोलते हैं? लेकिन वे किससे बनेंगे? तो हम दोनों को एक दूसरे को कंट्रोवर्सी डिफाइन करते हैं। जब हम एक लक बताते हैं तो कहते हैं बहुलक का सबसे छोटा भाग, बहुलक का सबसे छोटा भाग एक लक कहलाता है। और जब बहुलक बताते हैं तो कहते हैं एक लकों के जुड़ने से जो बनता है बड़ा सा, उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन एक बहुलक है। PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। PVC आपने देखा होगा, जो हमारे इंडर रोल के पाइप आते हैं वहाँ पूछोगे तो बताएंगे PVC का पाइप है। PVC एक आपके जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले पाइप होती है, या जो आप वाटर सप्लाई वाले पाइप यूज करते हो, वो सब क्या है? PVC है। पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसके फार्मूले भी हम जानेंगे। ब्यूनायस, आपको पता होगा ब्यूनायस और ब्यूनायन, ये 2 आर्टिफिशियल रबर है जो हमारे टायर वगैरह बनाए जाते हैं, और जो हमारे ये रबड़ बांधने वगैरह के लिए आता है, उसमें 2 तरह के रबड़ यूज किए जाते हैं। दोनों रबड़ का नाम क्या है? ब्यूनायस और ब्यूनायन। तो ब्यूनायस और ब्यूनायन एक पॉलीमर है जो हमारी आर्टिफिशियल कंपनी बनाती है, और इसी को आर्टिफिशियल रबड़ कहते हैं या कृत्रिम रबड़ कहते हैं। ये जितना रबड़ की चीजें आ रही हैं, चाहे वो आपका टायर हो, चाहे आप जो रस्सी की तरह बांधते हो, या जो हम लोग मिठाई के डब्बे पे लगाते हैं, ये जितने रबर आते हैं सब रबर किससे बनाए जाते हैं? ब्यूनायस और एक ब्यूनायन है। 2 टाइप के रबर है। ये दोनों ही मशीन के द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा बना लिया जाता है।
ये दोनों समझ में आया? अगला टॉपिक होता है बहुलक के प्रकार। अगर बहुलक के प्रकार की बात करें तो बहुलक को 4 आधारों पे बांटा गया है। पहला तो उसके ऑकरेंस पे बांटा गया है, वो पाया कहा जाता है। अगर बहुलक को उपस्थिति के आधार पे देखें तो ये 2 जगह से मिलता है। एक तो हमें नेचुरली मिलता है, नेचुरली मतलब पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से मिलता है। ऐसे बहुलक जो पेड़ पौधे या जंतु देते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम बहुलक। बताते हैं वे बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं, अर्थात जो मनुष्य बनाता है, जैसा कि यहाँ दोनों डिफाइन किया गया है। वे बहुलक जो प्रकृति में पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक में आपके नेचुरल रबर भी आते हैं, आपको पता होगा। रबर जो होता है वो पेड़ पौधों से दूध से निकाला जाता है। रबर का एक पौधा होता है जो अधिकतर मलेशिया देश में पाया जाता है, और वहाँ पे पेड़ को से कटिंग कर करके उसमें डाली बना देते हैं और नीचे की बर्तन रख देते हैं। रात भर में उसमें टिप 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 करके उसका जो दूध होता है और वाइट सब्सटेंस वो उसमें टपकता है, और रबर के दूध को निकाल के फिर उसे प्योरीफाई करके जमाते हैं तो हमारा वो रबर बनता है। और नेचुरल रबर ही है जो आप बचपन में इरेज किए हो। वाइट वाला आता नहीं है तो पूछ सकते हो थोड़ा सा। हाँ, अक्सर करके आधा पूछी की खत्म हो जाता उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं, प्राकृतिक रबर बोलते हैं। अब प्राकृतिक में बहुत से ऐसे चीजें, जैसे धागा। एक धागा तो हमारी कंपनी बनाई है, ये सब किससे बना हुआ है, कंपनी द्वारा बनाया गया। तो ये आर्टिफिशियल नायलॉन 66 या नायलॉन 6 है, जिसके थ्रू ये हमारे कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन एक नेचुरल धागा भी होता है जो कि हम लोग रेशम के कीट से प्राप्त करते हैं। शहतूत का पेड़ पहले लगाना पड़ेगा, उसमें रेशम के कीट पाले जाते हैं। रेशम के कीट उसके पत्ते को खाते हैं, और पत्ता खाने के बाद जो मल निकालते हैं उस मल को इकट्ठा किया जाता है, उसे सुखाकर रेशम बनाया जाता है, जिसको कौन सा कहते हैं, नेचुरल रेशम। नेचुरल रेशे से भी कपड़े, दस्ती या ब्रांडेड चीजें बनाई जाती है। उनके थोड़े से महंगे आएंगे। नेचुरल से मंगाने मतलब हो गया कि जान लेना एक शर्ट लगभग 4,000 का आएगा, हाफ शर्ट, जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी है जो बनाती है, पता नहीं लूपर या ऐसे कुछ नाम है उसका हाफ शर्ट भी लोगे व्हाइट कलर का तो लगभग 4,000 से 4500 रुपया पड़ेगा, जो कि एकदम प्योर रेशम के कीट से निकलने वाले नेचुरल रेशम बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा हम लोग के जैकेट के नीचे एक ऊन लगाया जाता है, ये हमारे जो स्वेटर आते हैं ये ऊन से आए हुए हैं। ये ऊन सब आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल ऊन आपको पता होगा भेड़ से प्राप्त किया जाता है, भेड़ के बाल होते हैं, और वो चीज़ें जल्दी आपको नहीं मिलेंगी। उनसे बना हुआ जैकेट या उनसे बने हुए जो हमारे क्लॉथ्स होंगे वो महंगे किस्म के आते हैं, ब्रांडेड किस्म के आते हैं। मतलब अगर प्योर ऊन का ब्लैंकेट लेते हो तो लगभग 8,000 रुपया पड़ेगा, प्योर ब्लैंकेट। मतलब कंबल देखो महंगा वाला, वो 8 से 10,000 का एक कंबल आएगा। एक आर्टिफिशियल वाला 500 में भी रोड पे रख के बेचते हैं, मतलब रोड पे मोड़िया एकदम सेम लगेगा। चीजें क्या है सेम, बस उसमें फर्क इतना है आर्टिफिशियल और नेचुरल। वो नेचुरल है इसलिए वो महंगा है, क्योंकि वो भेड़ पाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा भेड़ की पालन सबसे ज्यादा की जाती है, और वहां से उनका बाल जब निकलता है तो उसे मशीन से काट के वो निकाल लिया जाता है। फिर उसे हम लोग प्योरीफाइड करके ऊन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्वेटर्स या जो भी विंटर के क्लॉथ्स होते हैं, ब्लैंकेट या जो भी चीजें होती है वो बनाया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल। लेकिन जो हम लोग पहने हुए हैं सब आर्टिफिशियल है, कंपनी द्वारा बनाया गया रेशा है, और ये रेशे सस्ते बन जाते हैं क्योंकि इसमें पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। तो बहुलक कितने तरह के, 2, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो हमें पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन कृत्रिम बहुलक वे बहुलक होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, अर्थात कंपनी में संश्लेषण करके बनाया जाता है। अगर बहुलक को हम फिर अलग आधार पे देखें तो उसकी संरचना के आधार पे बहुलक 3 तरह का होता है। कुछ रेखीय बहुलक होते हैं, कुछ शाखित बहुलक होते हैं, और कुछ त्रियक बहुलक होते हैं, जिसमें हम लोग लीनियर पॉलीमर कहते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर कहते हैं, और क्रॉस्ड पॉलीमर कहते हैं। तो लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस्ड, अगर हम तीनों को डिफाइन करें तो हम बताते हुए बहुलक जिनमें कई रेखीय संरचनाएं उपस्थित होती हैं उसे हम रेखीय बहुलक कहते हैं। मतलब रेखीय बहुलक को जब जूम करोगे तो उसमें जो एकलक है वो जुड़ जुड़ के लाइन के तरह बनाएंगे। जैसे कि दीवार को आप देख लो, दीवार से सीमेंट को हटाओ जी। अब एकलकों को देखो, जुड़ के लाइन बनाए कि नहीं, ये लाइन बनाने वाली संरचना। जैसे कि मान लीजिए हम इसी कपड़े को जूम करके देख रहे हैं और वहां जब देख रहे हैं कि एकलक सब लाइन से जुड़े हैं, तो जहां पे लीनियर स्ट्रक्चर्स देते हैं कुछ इस तरह की संरचना है। मतलब यार इसमें से लेके इसमें तक कम से कम 10 लाख एकलक है।
लेकिन एक लग जुड़ जुड़ के एक लाइन बनाए, फिर नीचे वाले में एक लाइन बनाए, फिर नीचे वाले लाइन बनाए और इस तरह बना के फैला दिए हैं, तो ऐसे बहुलक को क्या बोलते हैं? रेखीय बहुलक, अर्थात जिसमें रेखीय संरचना होती है, एक लाइन की संरचना होती है। दूसरा बहुलक आपको मिलेगा वे बहुलक जिसमें रेखीय संरचना तो होती है लेकिन उसमें छोटे छोटे शाखाएं भी मिली होती है। जैसे आपको ध्यान से अगर हम एक एग्जाम्पल तौर पर बताएं तो आपने धागा देखा होगा, सिंपल धागा, जिसमें ये वाला धागा क्या बोलते हैं? रेशम वाला, जो कटिया वटिया बनाते हैं, रेशम वाला। उसको एक ले लो और एक निर्मल की रसरी, निर्मल रसरी देखियो, उसमें कुचरा निकला रहता है, मतलब उस टाइप की स्ट्रक्चर जब मिलने लगते हैं, मतलब रहेगा तो रेखा ही, लेकिन एक में कुछ निकला नहीं रहेगा तो उसे तो रेखीय बोलेंगे। लेकिन ऐसी बहुलक जिसमें रेखीय संरचना होती है लेकिन उसमें छोटे छोटे क्या निकले रहते हैं? शाखाएं, छोटा छोटा खुचरा टाइप निकला रहेगा, और ऐसे वाले संरचना को हम क्या बोलते हैं? शाखित बहुलक के नाम से जानते हैं। कुछ बहुलक इस तरह भी होते हैं। और तीसरा जो बहुलक होता है वो बहुलक में रेखीय संरचना होती है लेकिन वो बीच बीच में आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे एक जालनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसा कि आपने शहद का छत्ता देखा होगा, शहद के छत्ते में सब ऐसे जुड़ जुड़ के जाली जैसा बना देते हैं। ऐसी संरचना जहां मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो बहुलक संरचना के आधार पर 3 तरह का, रेखीय, शाखित और उपस्थिति के आधार पर 2 तरह, प्राकृतिक और कृत्रिम। अगला हम बात करें बहुलक में, तो वे बहुलक जो जुड़ने के बाद, जिसमें एक अलग जुड़ने के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट नहीं बनाते। अब वो पता होगा क्रिया जिसमें सब लोग जुड़ के एक बना दे लेकिन कुछ निकले ना, उसी को कौन से क्रिया कहते हो? योगात्मक। अर्थात योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप जब बनेगा तब हम उसे क्या कहेंगे? बहुलक बना होगा तो किसके जुड़ने से बना होगा? एक लकों के जुड़ने से। लेकिन एक लक जब जुड़े होंगे तो योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप जुड़े, अर्थात उसमें कोई बाई प्रोडक्ट निकले ना, मतलब वो जुड़ जाए और कुछ बने ना और इसका कुछ ना बने, तो ऐसे बहुलक को हम नाम क्या देंगे? योगात्मक बहुलक। सिंपली ये भी कह सकते हैं कि वह बहुलक जो योगात्मक क्रिया द्वारा बनता है, अर्थात जिसमें एक लक परस्पर तो जुड़ जाते हैं लेकिन उसमें कोई बाई प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा चीजें नहीं बनती हैं, ऐसे बहुलक को योगात्मक बहुलक में डालते हैं। जैसे कि पॉलीथेन और पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये सब किसमें आते हैं? योगात्मक में आते हैं। जबकि आपको पता होगा वे बहुलक जिसमें एक अलग परस्पर जुड़ते हैं तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट, जैसे जल निकल जाना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाना, कुछ बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं, ऐसे बहुलक को नाम क्या दिया गया? संघनन बहुलक। तो ये अपक्रिया के आधार पर 2 तरह का बांटा गया है। अपक्रिया के आधार पर अगर योगात्मक अपक्रिया के फलस्वरूप बनेगा तो योगात्मक बहुलक कहलाएगा, और कंडेंसेशन संघनन के मतलब फलस्वरूप बनेगा तो संघनन बहुलक कहलाएगा। दोनों में बेसिक अंतर है कि दोनों में ही एक लग जुड़ते हैं लेकिन पहले में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है, लेकिन दूसरे में चाहे जल और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। पहले में योगात्मक अपक्रिया होती है लेकिन दूसरे में संघनन अपक्रिया या कंडेंसेशन होता है। तो ये दोनों किस में रहे? अपक्रिया होने के आधार पे बहुलक का। लास्ट उसके नेचर के आधार पे बहुलक को 4 तरह से बांटा गया है। एक होता है प्रत्यास्थ बहुलक जिसको इलास्टिक पॉलीमर कहते हैं, दूसरा होता है रेशेदार बहुलक जिसको फाइबर्स कहते हैं, फाइबर। तीसरा ताप दृढ़ बहुलक जिसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं, थर्मोसेटिंग। और लास्ट होता है ताप सुघट्ट बहुलक जिसको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। तो इलास्टिक, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब सुघट्ट होता है, हिंदी जानते हो ना? प्लास्टिक मतलब सुघट्ट। सुघट्ट मतलब जिसको चाहे जितना चाहो तो मोड़ मार सको, उसी को सुघट्ट कहते हैं। हम उसी का उल्टा मजबूत है प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब मजबूत, आपने इलास्टिसिटी फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये चारों किसके बेसिस पे है? उसके नेचर के बेसिस पे। उसमें देखा जाता है डिफिनेशन क्या है, वहां से आप समझ जाओगे। बताया जाता है वे बहुलक जो बहुत दृढ़ होते हैं अर्थात मजबूत होते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। आपको पता होगा प्रत्यास्थ बहुलक में आपने कुर्सी जब लेते गए होगे तो कुर्सी 2 क्वालिटी का दिखाएंगे, जो खूब टाइट रहेगा, कुछ तोड़ोगे चट से टूट जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे कुछ इसी के अभी देखोगे कुछ का ऐसे आता है, इसको थोड़ा सा टाइट करोगे टूट जाएगा कट से। लेकिन कुछ का है जिसको चाहे जितना लपा दोगे मुड़ जाएगा, नहीं, मतलब वो थोड़ा सा कैसा नेचर का आता है, मतलब वो इलास्टिक नहीं होता है। तो जिसको तुम बहुत मजबूत समझते हो, जो टाइट है,
उसे वो हमने नेचर में ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइट होने की वजह से, दृढ़ होने की वजह से थोड़ा सा भी टेपर पड़ने पे टूट जाता है, थोड़ा सा उस पर क्रॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा दृढ़ नहीं होते, थोड़ा सा प्लास्टिक नेचर के होते हैं, वो थोड़ा लप हो जाएंगे तो टूटेंगे नहीं। लेकिन हमारा डिफिनेशन किस बेसिस पे है कि जो ज़्यादा दृढ़ होते हैं, अर्थात जिसमें प्रत्यास्था ज़्यादा होती है, अर्थात बहुत टाइट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। और ये आपने अक्सर करके देखा होगा, प्रत्यास्थ बहुलक में आपका ये बैकेलाइट्स भी आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो बटन बनाए हो, बटन को आप करोगे कट से टूटेगा, ये लफने उफने का चांस उसमें नहीं है, या तो टूटी जाएगा तो टाइटे रहेगा। तो ऐसे मतलब पॉलीमर्स जो बहुत मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं। अगला आता है फाइबर्स, रेशेदार। हम जिससे रेशा बना सकते हैं, आपने देखा कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको गर्म करके ऐसे जब खींचोगे तो रेशा बनेगा, खींचोगे तो रेशा टाइप निकलेगा। ऐसे तो हम तो क्या बोलते हैं, रेशेदार बहुलक, जिसको हम गर्म करने पे रेशेदार बदल सके रेशा में। और ये बहुत ही अच्छे वाले होते हैं हमारे चीजों को बनाने में। या प्लास्टिक जब इससे बना दिया जाए, मतलब कुर्सी उर्सी, ये बहुत ही क्या होता है, बेहतर क्वालिटी के कुर्सियों में गिने जाते हैं। इनमें आप गर्म कर दोगे, इनके प्लास्टिक को आप अक्सर देखे होंगे, हमारा रिफिल, रिफिल को गर्म करके इसे खींचो तो रेशा बनाएगा। अब वो रेशा बनाने वाले वो पॉलीमर्स ही है, और वो बहुलक क्या कहलाएंगे, रेशेदार बहुलक, या इंग्लिश में उसको फाइबर्स कहते हैं। लास्ट होता है ताप दृढ़। ताप दृढ़ और ताप सुघट, ये नाम से ही पता चलता है। ताप दृढ़ वे बहुलक होते हैं जिनको गर्म करने में तो पिघल जाएगा, लेकिन फिर ठंडा करने में पुरानी स्थिति में नहीं आता है। ऐसे को क्या बोलते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। जैसे कि आप किसी को देखोगे ऐसा रख दो तो पिघल जाएगा। ये आप अगर पानी वाला बोतल जब लेते हो, पानी वाला बोतल ना 20-25 का जो आता है प्लास्टिक में, जो पानी हम लोग घर पीते हैं, उसको कभी आग के पास रख दो, देखो क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। मतलब गर्म होगा, गर्म होने के बाद पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो सीधा नहीं होगा। ऐसे पॉलीमर्स जो एक बार गर्म करने पे तो बिगड़ जाए, मतलब वो गर्म होने पे पिघल जाए, लेकिन ठंडा करने पे फिर रिवर्स ना आए, उसको क्या बोलते हैं, ताप दृढ़, थर्मोसेटिक। मतलब थर्मो सेटिंग का, थर्मो का मतलब होता है थर्मल, गर्मी, सेटिंग का मतलब जिस पे सेट हो गया वही रह जाएगा, फिर दोबारा ये आपकी बैलकोलू के डिब्बे भी देखे होंगे तेल वाला, आपके पास रख दो तो टेढ़ा होता चला जाता है। लेकिन एक होती है थर्मो प्लास्टिक, ऐसे बहुलक जिसको गर्म करने पे तो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, लेकिन फिर ठंडा करने पे अपनी पूरी स्थिति में आ जाता है। जैसे कि आपने सेक्शन पाइप को भी देखा होगा, सेक्शन पाइप को आप गर्माओगे तो लूज हो जाएगा, लेकिन जैसे ठंडा कर दोगे फिर वैसे टाइट हो जाएगा। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं जिनको गर्म करने पर वो एक बात तो लूज होंगे, अर्थात वो पिघलेंगे, लेकिन ठंडा करने पर फिर पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे को क्या बोलते हैं, ताप सुघट बहुलक। तेरा तो बहुलक का पूरा एरिया। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमें बहुलक पढ़ने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बहुलक के नाम आप लिख लो, लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों के नाम। पहला पॉलीथीन, पॉलीथीन एक बहुलक होता है। दूसरा पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन आधा सा टापर मंत्रता छोटी ई, यहाँ पर बड़ी मंत्रण स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, ये अलग है पॉलीस्टाइरीन। अगला पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पीवीसी भी साथ में लिख सकते हैं। अगला टेफ्लॉन, टेफ्लॉन हाँ, टेपर टापे मात्रा आधा फा लॉन है, टेफ्लॉन। नियोप्रीन, 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 यहाँ पर छोटी मात्रा, यहाँ पर वो मात्रा, पापे छोटी ई का मात्रा और रा और न, नियोप्रीन। अगला नायलॉन 66, नायलॉन 66, फिर कामा नायलॉन 6, ये दोनों अलग अलग है। नायलॉन 66 अलग है और नायलॉन 6 अलग है। एक कैप्टोलेक्टम से बनता है और एक तो ब्यूट 3 डाइन और हो गया क्या, लिखे नायलॉन
6, एक नायलॉन 6 था, एक नायलॉन 6 था, ये अलग है। अगला ब्यूनायस, ब्यूनायस, अगला ब्यूनायन, ब्यूनायन कैपिटल एन, ब्यूना BUNA, ब्यूना लिख लो चाहे हिंदी में ब्यूना और डैश करके एन। ब्यूनायस और ब्यूनायन दोनों रबर है, इन दो क्वालिटी के हैं आर्टिफिशियल। और ये जो आगे पड़े हो नायलॉन 6 और नायलॉन 6, ये धागा है, लेकिन दो क्वालिटी के अलग अलग है। अगला यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसके एक अलग का नाम इसे पता चल रहा होगा। किससे बनेगा ये? यूरिया से और फॉर्मल्डिहाइड। अगला बैकेलाइट, बैकेलाइट कैट हो गया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनके क्या फार्मूले होते हैं और कैसे रिएक्शंस होते हैं, ये चीजें